हेलो एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था द इंट्रोडक्टरी पार्ट टू कॉस्ट अकाउंटिंग। आज की वीडियो भी हमारी उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। इन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो कोई भी एक कंसर्न इनकर करती है या कॉस्ट अकाउंटिंग जिनको डिवाइड करती है: मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। और फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और हमने उसको कंक्लूड किया था कि कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो एंड में ओवरहेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स जो हमारा मटेरियल है उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलकर एक टर्म बनाते हैं जिनको हम कहते हैं ओवरहेड्स। और आज का हमारा लेक्चर भी ओवरहेड्स के मीनिंग के ऊपर है, बिकॉज विद द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट में आपकी जो फर्स्ट वीडियो है और जो सेकेंड वीडियो के हम आज कंपोनेंट स्टडी करेंगे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एक टॉपिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आप कॉस्ट शीट में एक एक एक्सपेंस को कैटेगराइज कर पाओगे कि वो किसका पार्ट है। और फिर हम इस वीडियो के एंड में एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके बेसिस पर हम आगे वाले सारे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को किया था, वैसे ही हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर मेन टॉपिक। इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस जब भी ऐड होता है तो वो हमें एक टर्म क्रिएट करके देता है, ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स तो हमारे बन गए, मतलब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का तो हमारे पास एक टोटल स्टॉक आ गया। अब हमारे जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, जिन्होंने इसमें प्रोफेशनलिज्म गेन किया होता है इन द फील्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो क्या करते हैं, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेनली जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग देती है वो तीन तरह के ओवरहेड्स में कैटेगराइजेशन प्रोवाइड करवाती है। एक आपका हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक हो गया ऑफिस ओवरहेड्स, और एक हो गया हमारा लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, कुछ इसको और भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो नॉर्मल ऑन एन एवरेज बेसिस हर एक के ऊपर अप्लाई होता है, वो ये है कि एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, एक ऑफिस ओवरहेड्स होंगे और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होंगे। टोटल ओवरहेड्स में से कोई भी ओवरहेड इसमें लाई करेगा। अब आता है इनका मीनिंग, कि हर एक का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है और हम कैसे कैटेगराइज करें कि वो कौन सा ओवरहेड है। सबसे पहले लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में वो सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे जो आपके या तो फैक्ट्री में हो रहे हैं या फिर आपके मेन वर्क के साथ रिलेटेड हैं, रिगार्डिंग प्रोडक्शन और सर्विस जनरेशन। द मेन वर्क प्लेस और द फैक्ट्री, मैं यहाँ पर वर्क प्लेस लिख देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे अब हमें पता है कोई भी एक कंसर्न होगा, कंसर्न का जो प्रोडक्शन का पार्ट है वो उसकी फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री के रिगार्डिंग जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपका जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। चाहे वो लेबर का खर्चा हो, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा हो, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हो, हमने उन तीनों को समराइज करके सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री वाला हिस्सा निकाल लेना है। होंगे वो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक्सपेंस, बट होगा क्या, वो
इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा किसके रिगार्डिंग होगा? फैक्ट्री प्लेस के रिगार्डिंग, जहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पर मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, जहाँ पर रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्लेस इज कॉल्ड फैक्ट्री और वर्क प्लेस। अभी मैं पहले सभी के मीनिंग्स क्लियर करूंगी, फिर हम एग्जाम्पल्स के ऊपर आएंगे, तब जाकर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आते हैं ऑफिस ओवरहेड्स के ऊपर। ऑफिस ओवरहेड्स आपके किसके साथ रिलेटेड होंगे? दे आर रिलेटेड टू द ऑफिस एक्सपेंस, और यू कैन से दे आर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? अब प्रोडक्शन तो हमारी फैक्ट्री में हो गई, अब हमारा जो ऑफिस होता है वो तो फैक्ट्री से अलग होगा। फैक्ट्री इज समथिंग डिफरेंट, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगी। ऑफिस इज अ डिफरेंट प्लेस, जहाँ से सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर ली जाती है, जहाँ पर सारे का सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कौन से फंड्स कहाँ से रेज किए जाएंगे, हमने अब नेक्स्ट ईयर कौन सी प्रोडक्शन करनी है, नेक्स्ट ईयर कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो वो जो डिसीजंस हैं वो आपके लिए जाते हैं ऑफिस में या फिर प्लेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे डायरेक्टर कहाँ बैठेगा, मैनेजर कहाँ बैठेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ बैठेंगे? दे विल सिट इन ऑफिस, वो फैक्ट्री नहीं जाते। दे डोंट विजिट फैक्ट्री ओवरहेड्स, दे डोंट विजिट फैक्ट्री प्लेस, दे यूजुअली टेक देयर डिसीजंस फ्रॉम ऑफिस। फैक्ट्री में तो कौन लोग जाएंगे? सुपरवाइज़र, फोरमैन, वर्कर, तो उनका जो पार्ट है वो फैक्ट्री का पार्ट है, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर्स, मैनेजर्स का है रिलेशन, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस। अब आता है लास्ट ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेम से ही क्लियर हो रहा है, हर एक एक्सपेंस विच इज रिलेटिंग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन हो गई, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर हो गई, यहाँ पर अब चीज़ों को बेचने के लिए जो एक्सपेंस होता है वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। कोई भी एक्सपेंस विच यू डू इट फॉर सेल पर्पस, सेल्स के लिए कोई भी एक्सपेंस। अब सेल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद सेल, एडवर्टीजमेंट इज एसोसिएटेड विद सेल, तो उनका खर्चा भी आपका यहाँ पर ही आएगा। अब कंफ्यूजन है माइंड में कि ये कैसे कैटेगराइज करें। सिंपल एग्जांपल से आपको अभी मैं क्लियर करूँगी कि तीनों के तीनों केसेस में कैसे आएगा। हमारे पास एक एक्सपेंस होता है लेबर को सैलरी पे करने का, हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि हमने सैलरी पे करनी है। अगर तो आप सैलरी पे कर रहे हो किसी फोरमैन को, किसी वर्कर को, वो वर्कर जिसने प्रोडक्शन का काम किया है, तो वो किसका पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड का। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो किसी ऑफिस के रिगार्डिंग, जैसे मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ, डायरेक्टर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, तो वो किसका पार्ट है? ऑफिस ओवरहेड्स का पार्ट है। अगर मैं सैलरी पे करूँगी किसी सेल्समैन को, वो किसका पार्ट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। मतलब है वो सैलरी, है वो वेजेस, और है वो सैलरी, वेजेस तो चलो डायरेक्ट हो गया, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट होती है वो सैलरी, बट सेम सैलरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर तो आप सैलरी पे कर रहे हो किसी फोरमैन को, किसी वर्कर को, वो आएगा आपका फैक्ट्री में। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो किसी ऑफिस में पर्सन को, जैसे हमारे रिसेप्शन पे कुछ लोग बैठे होते हैं, तो अगर आप रिसेप्शन में जो स्टाफ बैठा है उसको सैलरी पे करोगे, वो किसका पार्ट है? ऑफिस ओवरहेड्स का। डायरेक्टर की सैलरी किसका पार्ट है? ऑफिस ओवरहेड्स।
और अगर हम सैलरी पे करेंगे सेल्समैन को, ट्रैवलिंग एजेंट को कमीशन पे करेंगे, वो किसका पार्ट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, रेंट की। रेंट भी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, क्योंकि हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में टू रेंट डालते हैं। और हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट वाले तो सारे एक्सपेंस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। तो रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब अगर आपका रेंट आप फैक्ट्री के लिए पे कर रहे हो, फैक्ट्री रेंट, वो किसका पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। अगर आप रेंट अपने ऑफिस का पे कर रहे हो, फिर वो किसका पार्ट है? ऑफिस ओवरहेड्स का, ऑफिस रेंट। अगर आप रेंट पे कर रहे हो फॉर एनी गोडाउन, फॉर एनी वेयर हाउस, तो वो हो गया वेयर हाउस रेंट। किसका पार्ट हुआ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। सो सेम एक्सपेंस, बट उसको आपने नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया कि वो किस प्लेस के लिए इनकर किया गया है। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना कि हमने तो पहले इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस को तो बोला था कि आप उसको किसी चीज़ को एलोकेट नहीं कर सकते, तो फिर हम फर्दर उसको एलोकेट तो कर ही रहे हैं। मैंने ये बोला था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसको आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट को नहीं एलोकेट कर सकते। प्रोडक्ट को एलोकेट करने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को एलोकेट नहीं कर सकते। बट हम एक्सपेंस तो कर रहे हैं ना। हमने एक्सपेंस को ये देखकर डिवाइड करना है कि वो फैक्ट्री का पार्ट है, ऑफिस का या सेलिंग का। अब फैक्ट्री में चाहे टी शर्ट बने, पेन्स बने, चाहे आपकी बुक्स बने, चाहे शूज़ मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर हो, हमें थोड़ी पता है कि जो हमारा फैक्ट्री रेंट हुआ है वो किस प्रोडक्ट के लिए कितना हुआ है। बात वही है, यू कैन नॉट कैटेगराइज रेंट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर मेरी फैक्ट्री में इस टाइम पर 4 चीज़ें बन रही हैं, पेन्स, टी शर्ट्स, बुक्स एंड कैलकुलेटर्स, मैंने क्या किया? पहले तो रेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक फैक्ट्री है, एक ऑफिस है, एक वेयर हाउस है। अब ये फैक्ट्री रेंट नहीं मुझे पता कि मैंने इन चारों में से किसके लिए कितना खर्च किया है, वो रहेगा इनडायरेक्ट अभी भी। बस फ़र्क इतना किया हमने कि हमने रेंट को प्लेस ऑफ अकरेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है, ताकि हमें आगे जाकर ये पता चल सके कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई है, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितनी हुई है एंड कॉस्ट ऑफ सेलिंग कितनी हुई है। अब ये पार्ट डिवाइड करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर अभी करेंगे ना कॉस्ट शीट, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि हम हर एक कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस टोटल कितने हैं। हम ये भी देखते हैं कि डायरेक्ट में जब इनडायरेक्ट मिल जाता है तो वो कॉस्ट कितनी आ रही है, उसमें जब हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस मिलेंगे तो वो कॉस्ट कितनी आ रही है, ऑफिस के एक्सपेंस मिलेंगे तो वो कॉस्ट कितनी आ रही है। हर एक स्टेज पर कॉस्ट अकाउंटेंट कंपेयर करता है चीज़ों को। इसी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो दिस इज द होल केस ऑफ ओवरहेड्स। और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं भी आपको रीड करके बता देती हूँ। जैसे पावर एंड फ्यूल। अब फ्यूल हमें पता है मशीनरी को रन करने के लिए चाहिए। पावर और इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी बिजली का खर्चा है जो हमें बल्ब्स, ट्यूब्स, फैंस चलाने में चाहिए। पावर क्या होती है? पावर एक हॉर्स पावर को कहते हैं जो हमें मशीन्स को रन करने के लिए चाहिए। तो क्योंकि वो हमें मशीन्स को रन करने के लिए चाहिए, तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंस होगा? फैक्ट्री ओवरहेड।
हमारी मशीन्स सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में पड़ी होंगी, कहीं और थोड़ी पड़ी होंगी। नेक्स्ट, फैक्ट्री रिपेयर। रिपेयर तो हो रही है, अगर फैक्ट्री की है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है, अगर ऑफिस की है तो वो ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा, अगर आप गोडाउन या वेयरहाउस की रिपेयर कराओगे तो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। देन नट्स, बोल्ट्स एंड नेल्स, वो खर्चा जो मशीन को चाहिए। देन ऑडिट फीस अगर लगा लो, ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिटर। ऑडिटर हमारी ऑडिटिंग करता है। अब ये जो ऑडिटिंग का पार्ट है ना, ये आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में है। ऑडिटिंग आपको तब क्लियर हो जाएगा कि ऑडिटिंग क्या होता है। नेक्स्ट सेमेस्टर में ही पूरा सब्जेक्ट है आपका। ऑडिटिंग भी आपका होता है ऑफिस एक्सपेंस। अगर मैं इधर लूँ डिलीवरी वैन एक्सपेंस, अब डिलीवरी वैन क्यों की यूज़ की जाती है? सेलिंग के लिए, सेल्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसका पार्ट है। बैड डेट्स, अब बैड डेट्स कैसे हुए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट? बैड डेट्स हमारे वो एक्सपेंसेस हैं जो हम डेटर से कभी भी पैसा रिकवर नहीं कर सकते। डेटर कौन होता है? हमारा कस्टमर ही होता है, जिससे हमने पैसा लेना है, जिसको हम प्रोडक्ट पहले ही दे चुके हैं। तो जब हमने प्रोडक्ट दिया होगा तो हमने सेल्स की होंगी, सेल कर दी, बट अभी वो कैश सेल नहीं है। सेल कर दी बट वो क्रेडिट सेल है, कैश सेल नहीं है। क्रेडिट सेल में जो भी डेटर्स थे उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। एक्सपेंस किसके रिगार्डिंग हुआ? सेल्स के रिगार्डिंग, तो उसी के ओवरहेड्स के अंडर आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओवरहेड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ तक हमारे बेसिक मीनिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने पढ़ा होगा जब हमने +1 में या +2 में कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे। प्रूडेंस का प्रिंसिपल, देन कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, गोइंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स थे, ये किसके ऊपर वैलिड थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप अपने फर्स्ट ईयर में करके आए हो, +1 +2 में भी हमने काफ़ी डिटेल में किया है। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके लिए अलग प्रिंसिपल्स है, नॉट द सेम एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पूरे के पूरे तो बिल्कुल सेम नहीं है, कहीं ना कोई चेंज है। अब हमें पता है प्रिंसिपल्स के ऊपर तो सारी अकाउंटिंग टिकी हुई है, तो प्रिंसिपल्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को हम किस रेट पर वैल्यू करेंगे? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। यही हमारी नॉर्मल थ्योरी रहती है कि हम उसको कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी कम रेट होगा उसके ऊपर रिकॉर्ड कर देते हैं इन आर फाइनल अकाउंट्स। बट कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा कुछ नहीं कहती, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग प्रिंसिपल है। तो अब हम वही प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स। So these are the fundamental principles of cost accounting, 6 in number. Let's start with the first one. A cost should be related to its cause. मतलब आपने कॉस्ट को रिकॉर्ड तो करना है, बट तभी जब उसका कोई ना कोई कॉज है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो अभी हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, ओवरहेड्स का। हम क्या कर रहे हैं? जिस जगह पर उसका कॉज हुआ है, उस कॉज ने इनकर किया है अपने आप को, हम उसको उसी की जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब जो फैक्ट्री का खर्चा है, मतलब फैक्ट्री के लिए हुआ कॉज, तो हमने रिकॉर्ड भी उसको कहाँ किया? उसके फैक्ट्री प्लेस पर, फैक्ट्री ओवरहेड्स पर। सेलिंग का खर्चा हुआ तो उसको रिकॉर्ड कहाँ किया? सेलिंग एक्सपेंसेस पर। तो एक कॉस्ट जो भी इनकर करोगे आप, उसको उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस में हमने पोस्ट करना है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा होगा कि हम करते तो हमेशा ऐसा ही हैं। नो,
हम जब भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट था, तब हम ऐसा परफॉर्म नहीं करते थे। हम क्या करते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को वहाँ पोस्ट कर देते थे। चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, चाहे ऑफिस का रेंट हो, चाहे ट्रैवलिंग सेल्समैन की सैलरी हो, चाहे डायरेक्टर की सैलरी हो, सब कुछ वहीं पोस्ट कर दिया विदाउट एनी कैटेगराइजेशन। कोई हेड नहीं डालते थे कि ये फैक्ट्री का खर्चा है, ये ऑफिस का खर्चा है, कुछ भी पोस्ट नहीं करते थे। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा उनको डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। यू विल कम टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। कॉस्ट शीट के ऊपर है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको वहाँ पर। सेकेंड, अ कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड ओनली आफ्टर इट्स इनकरेंस। जब कॉस्ट इनकर होगी तभी आपने चार्ज करनी है। मतलब जो आपकी कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंटिंग है वो अक्रूवल बेसिस पर नहीं इनकर करती, वो एक्चुअल बेसिस पर इनकर करती है। अगर चार्ज होगी तो आप उसको पोस्ट करोगे, अगर एक्चुअल में वो कॉस्ट इनकर ही नहीं हुई तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये भी हम आगे जाकर बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये काफ़ी चैप्टर्स में रिपीट होगा। हमारे पास क्या होता है कि दो तरह के लॉसेस होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिवाइड करती है। एक तो होगा वो लॉस जो होता है नॉर्मल, और एक हमारा लॉस होता है एबनॉर्मल। अब जो नॉर्मल लॉस होता है वो ऐसा लॉस होगा जो किसी भी प्रोडक्ट के नेचर के कारण है। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, एक केमिकल मुझे चाहिए प्रोडक्शन में, वो केमिकल का काफ़ी अच्छा स्टॉक मैंने अपने पास मेंटेन करके रखा हुआ है, लेट्स सपोज 100 लीटर्स। अब वो केमिकल का नेचर ही ऐसा है कि अगर आप उसको 100 लीटर्स को स्टोर करके रखोगे फॉर 10 डेज तो उसमें से 10 लीटर्स इवेपोरेट हो जाएगा। उसका नेचर ही ऐसा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब वो जो आपको 10 लीटर्स का जो लॉस हुआ है वो हो जाएगा आपका नॉर्मल लॉस, एक ऐसा लॉस जो अनअवॉइडेबल है, अ लॉस विच इज अनअवॉइडेबल, जो प्रोडक्ट के नेचर के कारण है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास, मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ, 100 लीटर्स का केमिकल पड़ा था, 10 लीटर्स उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया, तो बाकी मेरे पास कितना रह गया, 90 लीटर्स। मेरे गोडाउन में आग लग गई और वो 90 लीटर्स का जो केमिकल था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसा एक्सपेंस जो फायर, ऐसा लॉस जो फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट के कारण होता है वो आएगा आपका एबनॉर्मल लॉस। मतलब अगर आप चाहते तो उसको अवॉइड कर सकते थे, आपने एक्स्ट्रा केयर की होती तो अवॉइड हो जाता। उसका नेचर थोड़ी था कि वो ऐसे ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, तो वो हो जाएगा आपका एबनॉर्मल लॉस। तो जब भी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है तो आपने एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल कॉस्ट को हमेशा एक्सक्लूड करना है कॉस्टिंग में से। नॉर्मल लॉस को कभी भी माइनस नहीं करते हैं, सिर्फ स्टॉक को माइनस करेंगे, अमाउंट को माइनस नहीं करते। बट एबनॉर्मल लॉस के केस में जो भी खर्चा हुआ है उसको भी माइनस करेंगे। अब ये आपको आएगा आगे के सेकेंड और थर्ड चैप्टर का पार्ट है आई थिंक, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी प्रिंसिपल इन एडवांस, तब जाकर आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी, उसकी एप्लीकेशन ऐसे होती है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, पास्ट कॉस्ट्स आर नॉट चार्ज टू फ्यूचर प्रॉफिट्स। हुआ क्या, 2009 टू 2010 में मैंने एक कॉस्ट इनकर की है ₹10,000 की, इनकर की है, रिकॉर्ड नहीं किया। उसको मैंने 2010-11 में रिकॉर्ड कर लिया, विच इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट।
आप जिस भी ईयर में उसका फ़ायदा उठा रहे हो उसी ईयर में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। जिस ईयर में वो इनकर हो रही है उसी ईयर में रिकॉर्ड करनी है। ये नॉर्मल पैटर्न रहता है। जिस ईयर में फ़ायदा उठाया मतलब जिस ईयर में वो अक्रू हुई है, जिस ईयर में वो इनकर हुई है, आप उसी साल उसको रिकॉर्ड करोगे। सो पास्ट कॉस्ट्स आर नॉट चार्ज टू फ्यूचर प्रॉफिट्स। हाउएवर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। कई बार क्या होता है कि इनकर तो वो इस साल में हुई थी बट हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसका जो फ़ायदा था वो हमें आगे वाले किसी ईयर में आना था। जैसे 10-11 में उसका हमें रिटर्न मिलना था या उससे जो भी फेवर हमने लेना था वो 10-11 में लेना था। तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उन कॉस्ट को हम नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। बट नॉर्मल पैटर्न पर अगर हम लें तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो उसी साल में रिकॉर्ड होगी जिस साल वो इनकर हुई है। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, वो हम डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मल वे से आपने उस साल की कॉस्ट को उसी साल में पोस्ट कर देना है। अब यहाँ पर अक्रू होने का मतलब क्या है? कॉस्ट इनकर हुई है। इनकर एंड अक्रू हियर बोथ गैदर द सेम मीनिंग। Now the next point, the concept of conservatism has no place in cost accounting. अब हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया था कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको रिकॉर्ड करते हैं एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज़ लोअर। बट हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं करेंगे, वो पार्ट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते थे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या करना है, उसको उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना है। कभी भी हम कंजर्वेटिज्म का एक प्रिंसिपल आपने किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, प्रूडेंस, PRUDENC। प्रूडेंस मतलब आपने पहले ही अपने आप को तैयार रखना है फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लॉस, और कभी भी गेन को पहले प्रिडिक्ट नहीं करना, हमेशा यही मानकर चलना है कि आपको लॉस हो सकता है। तभी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक को विच एवर इज़ लोअर पर चार्ज करते हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है। वो ये कहती है कि जितनी एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज़ द ट्रू वैल्यू, उसमें आप कोई भी कंजर्वेटिज्म, कोई भी प्रूडेंस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करोगे। देन नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री शुड बी अप्लाइड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है डबल एंट्री का वो अप्लाई किया जाता है। डबल एंट्री का मतलब क्या कि हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो हम सबसे पहले कॉस्ट शीट में करेंगे, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग होगी कॉस्ट शीट में, फिर उसकी रिकॉर्डिंग बाकी के डिफरेंट कंपोनेंट्स में की जाएगी जहाँ जहाँ से वो हमारी कॉस्ट आई है। You will come to know when you will do different types of chapters based on this. So principle of double entry should be applied to cost accounting. So these are the 6 principles of cost accounting जिसके ऊपर आपका सारे के सारे chapters based हैं. Do carefully understand these principles. In the next class is a live session. आपको timings बता दिए जाएंगे and we will discuss your queries and doubts over there. Thank you so much.